आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर के चैप्टर 6 पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां स्टोनर की जिंदगी जो अब तक एक सीधी सी पटरी पर चल रही थी ना, वो पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ बिल्कुल। इस एक अध्याय में एक मौत होती है, एक नया बहुत ही अजीब किरदार आता है और स्टोनर एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी का, आप कह सकती हैं, एक आर्थिक और भावनात्मक बोझ बन जाता है। सही बात है। तो ये एक तरह से उसके जीवन के एक युग का अंत है और दूसरे की शुरुआत। बिल्कुल। तो आज हम यही करेंगे, इस चैप्टर की घटनाओं को एक कहानी की तरह परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि स्टोनर की दुनिया कैसे बदलती है और इस बदलाव का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं 1924 की गर्मियों से एक मौत की खबर के साथ। ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है आर्चर स्लोन की मौत से। स्लोन जो स्टोनर के गुरु थे, जिन्होंने उसे साहित्य की दुनिया में खींचा था, हाँ। वो अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर मरे में मिलते हैं। और जिस तरह से उनकी मौत का जिक्र किया गया है वो बहुत अजीब है। उन्हें शुक्रवार को ऑफिस जाते देखा गया था और सीधा सोमवार सुबह एक सफाई कर्मचारी ने उन्हें पाया। हाँ, यानी वो पूरा वीकेंड वहीं बैठे रहे, अपनी डेस्क के सामने आंखें खुली हुई, जैसे काम करते करते बस चले गए। लेकिन स्टोनर इसे ऐसे नहीं देखता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये सिर्फ एक दिल का दौरा नहीं था। उसे लगता है कि स्लोन ने जानबूझकर गुस्से और निराशा के एक पल में अपने दिल को धड़कना बंद करने का हुक्म दे दिया था। बिल्कुल। और ये स्टोनर के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो दुनिया को सिर्फ सतह पर नहीं देखता। उसके लिए हर घटना का एक गहरा, एक काव्यात्मक मतलब होता है। उसका ये सोचना कि स्लोन ने अपनी मौत खुद चुनी, ये दिखाता है कि वो दुनिया को कितनी गहराई और क्या कह सकते हैं, संवेदनशीलता से महसूस करता है। पर क्या ये सच में संवेदनशीलता है, या फिर हर चीज में एक दुखद मतलब ढूंढने की आदत? कहीं वो अपनी ही उदासी को स्लोन की मौत पर प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद दोनों बातें सच हैं। स्टोनर की जिंदगी में खुशी से ज्यादा उदासी रही है, तो जाहिर है वो दुनिया को उसी चश्मे से देखेगा। सही बात है। लेकिन स्लोन का किरदार भी तो वैसा ही था, दुनिया से कटा हुआ, अपने काम में डूबा हुआ। तो स्टोनर की ये सोच पूरी तरह से निराधार भी नहीं लगती। और उनके अंतिम संस्कार का सीन, वो भी बहुत मार्मिक है। स्टोनर को पादरी की बातें एकदम खोखली लगती हैं। कुछ महसूस नहीं होता उसे। हाँ, उसे बस स्लोन का चेहरा और अपनी पहली मुलाकातें याद आती हैं। और वो ताबूत उठाने वाला पल, जब स्टोनर और दूसरे लोग ताबूत उठाते हैं, तो उन्हें वो इतना हल्का महसूस होता है कि यकीन नहीं होता कि उसके अंदर कुछ है भी। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे स्लोन अपनी जिंदगी में भी दुनिया पर कोई बोझ नहीं थे, वैसे ही मौत के बाद भी उनका शरीर वजनहीन सा लगता है। और सबसे दुखद बात, स्लोन का कोई परिवार नहीं था, तो उनकी तरफ से रोने वाला भी सिर्फ एक ही इंसान था, स्टोनर। और वो भी ये नहीं जानता था कि वो रो किसके लिए रहा है, स्लोन के लिए या अपनी जवानी के उस हिस्से के लिए जो अब हमेशा के लिए दफन हो रहा था। सही कहा। हर मौत अपने साथ अतीत का एक हिस्सा भी ले जाती है। वापसी में उसका दोस्त गॉर्डन फिंच एक बात कहता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस घूमता रहता है और चलता रहता है। और स्टोनर को लगता है कि उसके अतीत का एक और टुकड़ा अंधेरे में खो गया है। बिल्कुल। तो स्लोन के जाने से यूनिवर्सिटी में एक जगह खाली हो गई है। उनकी जगह कौन लेगा? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही नाटकीय एंट्री होती है। हाँ, गॉर्डन फिंच एक नए प्रोफेसर को नियुक्त करता है, हॉलिस एन लोमैक्स। और महीनों तक लोमैक्स एक रहस्य बना रहता है। किसी ने देखा नहीं उसे। किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम सुना है। फिर एक डिपार्टमेंट मीटिंग में उसका आगमन होता है। दरवाजा खुलता है और एक धीमी घिसटती हुई चाल की आवाज आती है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। और जो शख्स अंदर आता है उसका हुलिया तो और भी चौंकाने वाला है ना। हाँ बिल्कुल। लेखक यहाँ एक गजब का विरोधाभास रचता है। लोमैक्स का शरीर अजीब तरह से बिगड़ा हुआ है, कद 5 फीट से भी कम। कंधे पर एक कुबड़ है। हाँ, एक छोटा सा कुबड़, एक हाथ बेजान सा लटका हुआ और एक पैर में अकड़न। वो मुश्किल से चल पाता है। लेकिन उसका चेहरा इस शारीरिक विकृति के बिल्कुल उलट है। एकदम किसी पुराने जमाने के फिल्म स्टार जैसा, लंबा, पतला, आकर्षक, सुनहरे बाल। और आवाज इतनी गहरी और नाटकीय कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रह जाएं। तो एक तरफ एक टूटा हुआ शरीर है
और दूसरी तरफ एक असाधारण रूप से शक्तिशाली उपस्थिति और आवाज। और वो आते ही छा जाता है, छात्र उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों से वो एक अजीब सी, एक व्यंग्यात्मक दूरी बनाए रखता है। स्टोनर उसकी तरफ खिंचता है। क्यों? उसे लोमैक्स में क्या दिखता है? उसे लोमैक्स के अहंकार और उसकी कड़वाहट में अपने पुराने दोस्त डेव मास्टर्स की झलक दिखती है। अच्छा। मास्टर्स भी कुछ ऐसा ही था, दुनिया से नाराज लेकिन बहुत बुद्धिमान। स्टोनर लोमैक्स से वैसी ही गहरी बौद्धिक दोस्ती करना चाहता है जैसी उसकी मास्टर्स से थी, लेकिन कर नहीं पाता। अब उसमें वो जवानी वाली बेबाकी नहीं रही, वो एक दूरी से ही उसे देखता रहता है। बिल्कुल। और इसी बीच जब उसकी निजी जिंदगी में एक खालीपन है, उसकी पेशेवर जिंदगी ऊंचाइयां छू रही है। हाँ, ये भी एक विरोधाभास है। उसे एक साथ दो बड़ी खबरें मिलती हैं। एक, उसकी किताब छपने के लिए स्वीकार कर ली जाती है, और दूसरी, उसे यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी मिल जाती है, जिसे टेन्योर कहते हैं। और ये बहुत बड़ा मोड़ है। सोचिए, एक किसान का बेटा जो यूनिवर्सिटी गलती से आ गया था, अब उसी यूनिवर्सिटी का एक स्थायी सम्मानित हिस्सा बन गया है। हाँ, ये उसकी प्रोफेशनल जिंदगी का शिखर है। लेकिन विडंबना देखिए, इसी शिखर पर पहुंचकर उसकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ शुरू होता है। जैसे ही एडिथ, उसकी पत्नी, ये खबर सुनती है, वो अपने माता पिता के घर जाती है और एक हफ्ते से भी कम में लौट आती है। और उसके हाथ में होता है $6000 का एक चेक। हाँ, वो स्टोनर को बताती है कि ये उनके अपने घर के लिए उसके पिता से लिया गया कर्ज है। और यहाँ उनकी शादी का एक और टकराव सामने आता है। स्टोनर इसका सख्त विरोध करता है। वो एक प्रोफेसर है, वो हिसाब लगाता है कि ये तो मेरी आधी तनख्वाह ले जाएगा। हाँ, कि घर के किश्तें चुकाने ने उसकी तनख्वाह का लगभग आधा हिस्सा चला जाएगा। वो ये बोझ नहीं उठाना चाहता। लेकिन एडिथ के पास एक ऐसा तर्क है जिसका स्टोनर के पास कोई जवाब नहीं। वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है। हाँ, वो कहती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती इस छोटे से अपार्टमेंट में, हर जगह बच्चों के डायपर की गंध, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं इससे दूर भी नहीं जा सकती। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। वो सिर्फ घर नहीं मांग रही, वो अपनी घुटन से आजादी मांग रही है। सही बात है। वो एक ऐसी स्थिति में है जहां वो ना तो खुश है और ना ही भाग सकती है। स्टोनर उसकी इस पीड़ा के सामने हार मान लेता है। और उसे अपनी गर्मियों की छुट्टियां, जो वो पढ़ने और लिखने के लिए इस्तेमाल करता था, अब पढ़ाने में लगानी पड़ती हैं ताकि वो घर खरीद सकें। और फिर एक नई शुरुआत के नाम पर एडिथ एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखती है और सब तब हैरान रह जाते हैं जब हॉलिस लोमैक्स भी आने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, और पार्टी वाले दिन कुछ बहुत अजीब होता है। हाँ, पार्टी शुरू होने से ठीक पहले एडिथ का एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। और वजह बहुत छोटी सी है। उसे लगता है कि मेहमानों के लिए ग्लास कम पड़ जाएंगे। बस इतनी सी बात पर वो रोते रोते अपने कमरे में बंद हो जाती है। ये बहुत अजीब लम्हा है। क्या ये सिर्फ ग्लास की कमी का मामला था या कुछ और चल रहा था? नहीं, ये ग्लास के बारे में कभी था ही नहीं। ये एडिथ के कंट्रोल की लड़ाई है। वो अपनी जिंदगी में, अपनी शादी में, अपनी माँ की भूमिका में हर जगह बेबस महसूस करती है। लेकिन एक परफेक्ट पार्टी होस्ट करना, ये एक चीज उसके हाथ में है। जब उसे लगता है कि वो भी बिगड़ रहा है तो वो टूट जाती है। और स्टोनर, वो बेचारा भागकर बाजार जाता है, नए गिलास खरीद कर लाता है। जब तक वो लौटता है, मेहमान आ चुके होते हैं। और एडिथ, वो नीचे आकर मेहमानों के साथ ऐसे मुस्कुरा रही होती है जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो समाज के सामने एक मुखौटा पहनकर जी रही है, अंदर से टूटी हुई लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश। पार्टी बाहर से तो सामान्य लगती है, लेकिन देर रात जब सिर्फ गिने चुने लोग बचते हैं, जिनमें लोमैक्स भी हैं, तब असली कहानी सामने आती है। हाँ, लोमैक्स, जो काफी नशे में है, अचानक अपनी जबान खोलता है। वो अपने अकेले बचपन के बारे में बात करता है, अपनी शारीरिक विकृति की वजह से उसे कैसे सबसे अलग थलग रहना पड़ा, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हाँ, और वो बताता है कि उसे असली आजादी कहाँ मिली। किताबों में। हाँ। वो कहता है कि उसने अपने कमरे में अकेले किताबें पढ़कर उस आजादी को महसूस किया जो उसका शरीर उसे कभी नहीं दे सकता था। साहित्य ने उसे वो दुनिया दी जहां उसका अपाहिज शरीर कोई मायने नहीं रखता था। ये एक बहुत ही मार्मिक और गहरा क्षण है। बहुत ज्यादा। और ये सुनकर स्टोनर को पहली बार लोमैक्स के साथ एक सच्चा जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल। उसे अपना वो पल याद आता है जब उसने आर्चर स्लोन की क्लास में बैठकर पहली बार साहित्य की ताकत को महसूस किया था। उसे एहसास होता है कि वो और लोमैक्स दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से दोनों ने शब्दों की दुनिया में ही अपनी असली पहचान और आजादी पाई है। दोनों एक जैसे हैं। हाँ,
और उस रात जब मेहमान जाने लगते हैं, एक और अजीब घटना होती है। लोमैक्स एडिथ का हाथ पकड़ता है और उसके होठों पर एक चुम्बन देता है, जो कि बहुत अजीब लगता है सुनने में, लेकिन वो कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं है। स्टोनर को भी वो चुम्बन बहुत पवित्र और स्वाभाविक लगता है, जैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे के दर्द को पहचान रहे हों। उस रात के बाद सब कुछ बदल जाता है। स्टोनर जब एडिथ को सोता हुआ देखता है तो उसे उस पर दया आती है, सम्मान महसूस होता है, लेकिन वो जुनून और इच्छा जो कभी थी वो खत्म हो चुकी है। उसे पता है कि उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल गया है। और लोमैक्स अगले दिन वो फिर से वैसा ही कड़वा, व्यंग्यात्मक और दूर हो जाता है, जैसे वो पार्टी वाली रात कभी हुई ही ना हो। वो जुड़ाव का एक पल था जो आया और चला गया। बस। तो अब स्टोनर के पास एक घर है जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी उस पर भारी है, लेकिन एक चीज है जो उसे सुकून देती है। क्या? वो घर में अपनी एक स्टडी बनाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक कमरा तैयार नहीं हो रहा है। लेखक बहुत खूबसूरती से बताता है कि स्टोनर पुरानी लकड़ियों को घिस रहा है, साफ कर रहा है, उनसे बुकशेल्फ्स बना रहा है, पुराना फर्नीचर ठीक कर रहा है। हाँ, और जैसे जैसे वो स्टडी को आकार दे रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो असल में खुद को आकार दे रहा था। मतलब ये सिर्फ एक DIY प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा मतलब है, व्यवस्था है, शांति है, एक ऐसी जगह जहां वो हो सकता है। तो हाँ, ये स्टडी उसकी पहचान का, उसकी अपनी दुनिया का प्रतीक है। अगले कुछ साल स्टोनर के लिए इसी स्टडी में शांति से गुजरते हैं। एडिथ के साथ उसका रिश्ता एक लंबे युद्ध विराम जैसा है। मतलब लड़ाई नहीं हो रही, पर शांति भी नहीं। हाँ, वो दोनों अपनी अपनी जिंदगियां जीते हैं एक ही छत के नीचे। एडिथ घर की देखभाल में खुद को व्यस्त रखती है और स्टोनर अपनी स्टडी में। उसकी बेटी ग्रेस भी वहीं फर्श पर खामोशी से खेलती रहती है, अपने पिता को काम करते हुए देखती है। और किताब के अंत में एक लाइन आती है कि स्टोनर की जिंदगी लगभग वैसी ही थी जैसी उसने कभी चाही थी, सिवाय एडिथ की वो जिंदगी से गैर मौजूदगी के। हाँ, यही इस अध्याय का सार है ना? बिल्कुल। उसे पेशेवर सम्मान मिला, अपनी एक निजी दुनिया यानी स्टडी मिली, बेटी का साथ मिला, लेकिन प्यार और साहचर्य की जगह खाली रह गई। तो ये था अध्याय 6 का सफर, एक मेंटर की मौत से शुरू होकर एक नए घर और अपनी एक निजी दुनिया बनाने के सुकून तक। इस पूरे अध्याय में अकेलेपन और जुड़ाव की थीम बहुत मजबूत है। स्टोनर स्लोन को खो देता है, लोमैक्स से जुड़ने की कोशिश करता है पर जुड़ नहीं पाता, और अपनी पत्नी एडिथ के साथ एक समझौते में जीता है। हाँ, लेकिन इस सब के बीच अपनी स्टडी को बनाते हुए वो सबसे गहरा जुड़ाव खुद से महसूस करता है। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अध्याय के अंत में कहा गया है कि स्टोनर की जिंदगी लगभग वैसी थी जैसी वो चाहता था। ये छोटा सा शब्द लगभग अपने आप में क्या संकेत देता है? वो कौन सा टुकड़ा है जो अभी भी उसकी खुशी में गायब है, और क्या वो टुकड़ा उसे आगे की कहानी में कभी मिल पाएगा?